थर्ड इतिहास प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज में हम लास्ट क्लास में आपको इंटेलेक्चुअल्स के रिगार्डिंग बतला रहे थे, जिसमें हमने मॉन्टेस्क्यू के बारे में बतलाया था। रोल ऑफ फिलोसफर, दार्शनिकों की क्या भूमिका रही फ्रांस की क्रांति में, और उसमें हमने आपको एक दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताया था, जिसकी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने किस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिमायती वह रहा। इस संदर्भ में हमने बताया कैसे उसने इंग्लैंड की संस्थाओं का, संसदीय संस्थाओं का अध्ययन किया और स्पिरिट ऑफ लॉ में उसकी स्पष्ट छाप उसने छोड़ी। फिर वह प्रजातंत्र का हिमायती भी रहा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिमायती भी रहा। पावर ऑफ सेपरेशन में, बैलेंस ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन में कैसे उसने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अंगों को मजबूती और जनता की सर्वोच्चता को उसने फ्रांसीसी समाज में रखा। इस संदर्भ में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज दूसरा जिसकी क्रांति के समय काफी चर्चा हुई, और क्रांति उसके कारण हुई नहीं, लेकिन क्रांति के समय उसके विचारों का प्रभाव स्पष्ट फ्रांस के जनमानस पर दिखा। इसी तरह से एक और दार्शनिक के बारे में हम एक दो दार्शनिक के बारे में आज के वर्ग में चर्चा करेंगे, जिसमें कि वोल्टेयर का नाम प्रसिद्ध है। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज, इसमें हम आप रोल ऑफ फिलोसफर, में हम ऑलरेडी आपको मॉन्टेस्क्यू के बारे में बतला चुके हैं। आज दूसरा इंपॉर्टेंट फिलोसफर है वोल्टेयर। 1694 से या 1778 वोल्टेयर की जो भाषा शैली थी, वोल्टेयर का जो अध्ययन था, वोल्टेयर का की जो प्रकृति थी, वह मॉन्टेस्क्यू से भी 2 कदम आगे रही। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था, और मध्यम वर्गीय परिवार में वह मॉन्टेस्क्यू का कनिष्ठ समकालीन भी था, और वह अपने समकालीन लेखकों में वह, चूंकि मॉन्टेस्क्यू वोल्टेयर से करीब 15-18 वर्ष बड़ा था, तो उसको कनिष्ठ समकालीन हम मानते हैं, और अपने समकालीन लेखकों में वह सबसे आगे था। मध्यम वर्गीय परिवार का समूचे फ्रांस की स्थितियों का अनुभव करता हुआ वह व्यक्ति एक साथ कवि भी था, लेखक भी था, नाटककार भी था, दार्शनिक भी था, और स्टैटिस्ट, बहुत बड़ा व्यंग्यकार भी था। वह व्यंग्यकार था। व्यंग्य के वाणों से वह जनता के जोश को सभी तरह के, चाहे वह विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग हो
या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, अपनी लेखनी से वह एक ऐसा जोश और उत्तेजना पैदा करता था जिससे कि क्रांति की ज्वाला व्यक्ति और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि दोनों में प्रवाहित होती थी, संपूर्ण यूरोप और फ्रांस में भी। उसने उस समय के राज्य, चर्च, सामाजिक कुप्रथाओं पर जबरदस्त व्यंग्य किया, जबरदस्त असंतोष प्रकट किया। वह ऐसा व्यक्ति था जो चर्च को, भ्रष्ट चर्च को के विरुद्ध ऐसी आवाज उठाई कि चर्च के प्रति जो लोगों की श्रद्धा थी, आस्था थी, रोमन कैथोलिक चर्च और उसके जो फॉलोअर थे, पादरियों के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी, वह सब जनमानस में समाप्त होती जा रही थी और यह उसकी सबसे बड़ी देन थी। यद्यपि वोल्टेयर नास्तिक नहीं था, वह अपने को कहता था कि अगर ईश्वर नहीं है तो ईश्वर को लाना पड़ेगा। अपने निवास फेरी में, फेरी एक जगह था, फेरी में उसने एक चर्च बनवाया था और उस पर, उसके शिलालेख पर उसने खुदवाया था और यह भी कहता था कि अगर ईश्वर नहीं है तो उसे लाना पड़ेगा। लेकिन वह भ्रष्ट चर्च का विरोधी था, वह भ्रष्ट चर्च का विरोधी था। अब वह उस राजा का जो निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, उसके प्रति भी उसकी अच्छी भावना नहीं रही थी। हालांकि अपने साहित्य और लेखन में वह उन कुलीन साहित्यिक मंडली में भी प्रवेश पा लिया था, लेकिन वहां भी वह कोपभाजन बना। उसने उस मंडली में भी ऐसे ऐसे व्यंग किए कि बेस्टिल के कारागार में उसको डाल दिया गया। बेस्टिल के कारागार में उन कुलीनों ने डाला भी, कुलीन भृत्यों ने उसे पीटा भी, यहाँ तक कि उसके राजनीतिक विचार भी विलक्षण थे। वह लोकतंत्र का समर्थक नहीं था मोंटेस्क्यू की तरह, वह राजतंत्र का समर्थक था। वह चाहता था कैसा राजतंत्र? प्रसाद का जो राजा था, राजा फ्रेडरिक फोर्थ जो था, चतुर्थ, उसके तरह राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र कैसा होना चाहिए? लोकप्रिय भी और सीमित, शासित, प्रजा के कल्याणकारी और लोकप्रिय राजतंत्र होना चाहिए। वह लिखता भी है जो उसकी कि he would rather ruled by one lion rather than 100 cats। वह एक शेर के अंतर्गत शासित होना ज्यादा पसंद करता है बनिस्पत 100 चूहों के अंतर्गत, इसलिए वह राजतंत्र का समर्थक था। लेकिन प्रसाद का राजा फ्रेडरिक्स, उसकी भी कहानी है कि जब वह प्रशा में था और वहां वह सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में था। यह भी आपको बता दें कि यह वॉल्टेयर 18वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी उत्तरार्ध का मतलब 1750 के बाद, और 28 वर्ष का जो उसका जीवन था, बड़े ऐशो आराम से उसका जीवन बीतता था और सबसे सम्मानित व्यक्ति था। वह फ्रांस का सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक था। तो यह कहता है कि हम 100 चूहों से बेहतर एक शेर के अंतर्गत रूल अंडर वन लायन rather than 100 cats। तो इस चीज को वह भावता था, समझता था कि राजतंत्र लोकप्रिय होना चाहिए, राजतंत्र स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। इस बात को वो बहुत जबरदस्त ढंग से उसने रखा और उसके लेखों में राज्य तथा चर्च के लिए जनता के हृदय में जो आदर भावना थी वह सदा के लिए समाप्त हो गई। यह वोल्टेयर की सबसे बड़ी देन है कि चर्च के लिए, राज्य के लिए, राजतंत्र के लिए, वैसे निरंकुश और अलोकप्रिय राजतंत्र के लिए जो जनमानस में भावना थी, जो ऑर्थोडॉक्सी लोग थे, जो रोमन कैथोलिक को पसंद करते थे या उस धर्म को मानते थे,
उसके मन में यह भावना हिल गई और यही वोल्टेयर की सबसे बड़ी देन थी। वो जिस तरह से उसके लेख थे, जिस तरह से वो उसमें आईना दिखाया कि देखो राजा कैसे स्वेच्छाचारी है, कैसे चर्च भ्रष्ट है, कैसे सामाजिक कुप्रथाएं यहाँ विद्यमान है सर्वत्र, और तुम उस आईना को देखकर आगे बढ़ो, इस निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंको, इस भ्रष्ट चर्च को समाप्त करो। और ईश्वर के प्रति उस टाइप की वह नास्तिक नहीं था, फिर भी वह कहता था कि धार्मिक निरंकुशता के विनाश को, न्याय, धार्मिक निरंकुशता के विनाश को, आप समझिए इस शब्द को, धार्मिक निरंकुशता के विनाश को ज्ञान और न्याय का आदि और अंत समझता था। यह भ्रष्ट चर्च को समाप्त कर दो, क्योंकि सिंहासन के ऊपर यह चर्च ही भ्रष्ट है और चर्च ही ज्यादा राजा को स्वेच्छाचारी बनाता है। इस तरह से हम वोल्टेयर के विचारों को, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो सभी जनमानस इनके विचारों को लेकर क्रांति के दूत के रूप में इसकी लेखन सामग्री, इसके वक्तव्य, इसके व्यंग, इसके दर्शन जनमानस के सामने आए। दूसरा एक महान व्यक्तित्व की भी हम चर्चा करना चाहते हैं, और इस चर्चा में हम जिस व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं उसको आप लोगों ने रूसो के रूप में जाना है, और ये है जीन जैकस रूसो। आप इसका भी समय है 1712 से, और साथ में इसकी मृत्यु होती है मॉन्टेस्क्यू के, वोल्टेयर के 1778 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। 1712 में से 1778 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जीन जैक्विस रूसो, कौन नहीं जानता, नेपोलियन कहता है खुद कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। वस्तुतः रूसो फ्रांस की क्रांति का जन्मदाता नेपोलियन के अनुसार है। सच तो यह है कि इसने क्रांति की सूचना दी। क्रांति के समय के रूसो के विचार और उसके जो लेखन है वह निश्चित रूप से इतने गहरे छाप छोड़ते हैं, इतनी अमिट छाप छोड़ी कि फ्रांस में क्रांति हो गई। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, क्या दार्शनिकों के चलते ही क्रांति हुई, या तो इसमें इस रूसो का नाम सर्वोपरि है। और यह इस वोल्टेयर के शुष्क बुद्धिवाद से आगे अपने को रखता है। वोल्टेयर और अगर रूसो की हम तुलना करें तो यह हम कह सकते हैं कि वोल्टेयर में शुष्क बुद्धिवाद की प्रधानता थी और रूसो में भावुकता, यथार्थ और भविष्य दृष्टा की चेतना थी रूसो में। वोल्टेयर जहां राजतंत्र को उचित मानता है, लोकप्रिय राजतंत्र को उचित मानता है, रूसो कहता है कि कितने भी थपेड़े क्यों न लग जाएं, कितने भी जीर्णोद्धार क्यों न किए जाएं, कितने भी सुधार क्यों नहीं किए जाएं, यह सिस्टम राजतंत्र का जनता के लिए असह्य है और इस सिस्टम को बदल देना है। और जो सिस्टम को बदलने का जो जोश वह फ्रांस के जनमानस को देता है वही क्रांति है। अगर किसी ने सिस्टम को चेंज कर दिया, अपरूटेड द होल सिस्टम ऑफ किंगशिप, वह यह जो ईश्वरीय सत्ता की बात करता है, लुईस
16, या कहता है आई एम स्टेट इन माई वर्ड्स आर लॉ, मैं उसकी बात करता है, या डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप की बात करता है, या वोल्टेयर की तरह लोकप्रिय और सीमित शासित उस राजतंत्र की बात करता है, उससे ठीक विपरीत यह कहता है कि नहीं, आप इस सिस्टम में कोई नहीं रह सकता है, यह आप यूरोप में, और यह उसका यह प्रयास संपूर्ण यूरोप को एक नई अवधारणाओं में ले जाता है, जहां राजतंत्र है, चाहे वो लोकप्रिय राजतंत्र हो या स्वेच्छाचारी राजतंत्र हो, वो कहीं न कहीं संपूर्ण यूरोप रूसों से प्रभावित होता है। इसलिए नेपोलियन की युवा उक्ति कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति होती, बहुत सत्य के निकट प्रतीत होती है। यह व्यक्ति भी कोई सामान्य एक, इसका व्यक्तित्व जो है वह विरोधाभासों से भरा पड़ा है, लेकिन इसके के लेखन और इसने जिस नाट्यशाला का इसने निर्माण किया, क्योंकि यह एक घड़ीसाज का पुत्र था और यायावर जीवन जीने वाला था, विविध व्यवसायों को करने वाला था। ये जो साड़ी में लैस लगता है उसका भी ये काम करता था, संगीत का भी काम करता था और दर्शन का भी काम के बारे में सोचता था, फ्रांस के जनमानस के बारे में। तो इसके जो व्यक्तित्व थे यद्यपि विरोधाभासों से बहुत भरे थे। काउंटेस और बनाने वाली रसोइया से भी प्रेम करता था, यानी वासनाओं से शिक्षण तक का कार्य यह करता था। और इसने अपनी जो एक खुद जिस ऑटोबायोग्राफी इसने लिखा है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है कन्फेशन। कन्फेशन में वह लिखता है, ऑटोबायोग्राफी है इसका, अपनी आत्मकथा है। एक मिनट रुकिए, इसको हम आप ये कर लेते हैं तो और क्लियर आपको हम कर देंगे रूसों के बारे में। ये कॉन्फेशन ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है रूसों की। और जब नाट्यशाला का स्थापित करता है तो आधा दर्जन साहित्य की रचना यह करता है वहां नाट्यशाला में, उसमें। और उसके में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल वो लिखता है, उपन्यासकार भी है। उस नॉवेल का नाम है नॉवेली हेलोइज। नॉवेल हेलोइज। यह नॉवेल जो है वह फ्रांस में सबसे अधिक बिकने वाला उस समय का उपन्यास है। दूसरा पेडागॉजी पर उसकी एक किताब है जिसका शिक्षा पेडागॉजी पर एक किताब है उसकी, ईमाइल। दूसरी किताब है बुक्स ईमाइल, शिक्षा शास्त्र पर। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, ऐसे तो ये चौथी हम बता रहे हैं, लेकिन ये सबसे फ्रांस में बिकने वाला शिक्षा शास्त्र पर ये ईमाइल जो उसकी किताब है। और सबसे इम्पोर्टेंट की किताब है कॉन्ट्रैक्ट सोशल। और कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कहते हैं, हम लोग CONTRACT कहते हैं, यहाँ C लगाते हैं,
लेकिन फ्रांसीसी वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट सोशल यानी सामाजिक संविदा का सिद्धांत। यह पुस्तक समूचे यूरोप और फ्रांस के लिए एक आघात है, खास करके राजतंत्र के लिए। यह पुस्तक यद्यपि सामाजिक संविदा के सिद्धांत में इसका अपना मानना है कि मनुष्य जो है वह नेचुरली प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन वह समस्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन समस्त जंजीरों में जकड़ा है। उसे संस्थाएं और सभ्यताएं, यह जो मानव सभ्यताएं हैं और सभ्यता का जो विकास क्रम है, उसमें उसके जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, जो कैरेक्टर है, जो ट्रेडिशंस हैं सोशल कल्चर के, उन सब का पालन करना, यानी सभ्यताओं और संस्थाओं, इस तरह के राजतंत्र के या संसदीय संस्था है या जो इंस्टीट्यूशन है, वहां उसके स्वतंत्रता का हरण किया जाता है, शोषण किया जाता है, उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और तब ऐसी स्थिति में वह मनुष्य के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही सभ्यताओं का विकास होता है, उसका मानना है कि वह नेचुरल जो आपको फेनोमेनन है एक मनुष्य के जीने का, स्वतंत्र रूप से उसकी समाप्ति होती है। लेकिन जब वह सभ्यताओं और संस्थाओं में आता है तो एक कॉन्टैक्ट करता है, एक मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ एक समझौता करता है और उसको अपना मुखिया मान लेता है, अपना राजा मान लेता है, अपना स्वामी मान लेता है। जैसे घर में हम समझौता करते हैं एक व्यक्ति के लिए कि ये हमारे गार्जियन है और जो ये कहेंगे उस अनुरूप हम चलेंगे, नहीं तो यह समाज, यह राज्य, राष्ट्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अराजक हो जाएगा, ऐसा मानना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को वह लिखता है कि मनुष्य ने खास व्यक्ति के साथ एक समझौता किया और उस समझौते में उसने दोनों के बीच शर्त हुई कि मैं आपके सभी अच्छे कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगा और आप मेरा संरक्षण करेंगे। लेकिन उसी में यह कहता है कि फ्रांस में सभी कॉन्ट्रैक्ट टूट गए, न पादरी प्रार्थना करता है और न राजा प्रजा के लिए सोचता है। तो राजा के अस्तित्व को रह ही नहीं गया, प्रजा को भी चाहिए कि वह कॉन्ट्रैक्ट जो राजा से किया था उसको तोड़ दे। यह उबाल इस तरह के लेखन शैली से, यद्यपि सामाजिक संविदा के सिद्धांत को रूसो से पहले हॉब्स और लॉक ने भी प्रतिपादित किया था, लेकिन जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट सोशल लिखकर रूसो ने 1762 में यह किताब आई थी, ये बुक 1762 में आई थी, ये बुक उसकी रूसो की, उसने जिस नए रूप से, नवीन रूप से प्रतिपादन किया और उसमें यह बतलाया कि सारा फ्रांस और यूरोप को यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेना चाहिए। उसने यह भी बतलाया कि आप जो इस तरह का विशेषाधिकार वर्ग है, इस तरह का सामान्य वर्ग है, इस तरह का ये क्या कहते हैं निम्न वर्ग है, ये सभी ने सभी एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए हैं और एक दूसरे के प्रति असंतोष की भावना है। इसलिए इस संविदा को, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको समाप्त कर लेना चाहिए। और इसने एक ऐसी ज्वाला भड़काई, 62 में यह किताब आई
और 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हो रही है तो यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट और उसकी जो लिखी है किताब एक आग का गोला है जो बारूद के ढेर में गिरने के बाद ज्वालामुखी की तरह फट उठता है और 1789 की क्रांति रूसो के इस लेखनी से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक से हो जाती है। और इसको हर व्यक्ति जब फ्रांस की जनमानस इसको पढ़ती है और इसे कहती है कि इसकी रचना शैली भी इतनी सशक्त है कि कल्पनापूर्ण और रचना शैली है। इसके तर्क जो है उसको काटा नहीं जा सकता है। निराश व्यक्ति में भी इसमें ओझ आ जाता है। इसके तर्क को काटा नहीं जा सकता है। इस किताब के तर्क को काटा नहीं जा सकता है। इस प्रकार रूसो यह लिखता है और इस चीज को हम आपको लिखवाना चाहते हैं और इसको आप लिखिए निश्चित रूप से। यह संदेश फ्रांस के लिए है। यह संदेश फ्रांसीसी क्रांति के लिए है कि रूसो अशांत आत्माओं का वाहक है। रूसो अशांत आत्माओं का वाहक है। जिस किसी को यह शक हो कि उसे गलत समझा जा रहा है, जिस किसी को यह शक हो कि उसे गलत समझा जा रहा है, और अधिकार से वंचित किया जा रहा है, अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसका प्रवक्ता है रूसो, आत्माभिव्यक्ति के लिए स्वच्छंदवाद का दार्शनिक, आत्माभिव्यक्ति के लिए स्वच्छंदवाद का दार्शनिक, स्वच्छंदवाद का दार्शनिक सत्य के अंतिम प्रभाव के रूप में, सत्य के अंतिम प्रभाव के रूप में, प्रभाव के रूप में मानव संतोष का मसीहा, धर्मनिरपेक्ष समाज के, धर्म निरपेक्ष समाज के आगामी युग का वैज्ञानिक, आगामी युग का वैज्ञानिक और लौकिक मुक्ति का उग्र देव और लौकिक
मुक्ति का, अलौकिक मुक्ति का उपदेव है। क्या है रूसो? अशांत आत्माओं का वाहक। जिस किसी को यह शक हो कि उसे गलत समझा जा रहा है और अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसका प्रवक्ता है रूसो। आत्म अभिव्यक्ति के लिए स्वच्छंदवाद का दार्शनिक है रूसो। सत्य के अंतिम प्रभाव के रूप में मानव संतोष का मसीहा है वह। धर्मनिरपेक्ष समाज के आगामी युग का वैज्ञानिक और लौकिक मुक्ति का उग्रदेव है वह रूसो। यह है रूसो। आप लोगों को दिदरो के बारे में, कृष्ण के बारे में बताएंगे, लेकिन रूसो अगर नहीं होता तो सच में फ्रांस की क्रांति नहीं होती। नेपोलियन की यह युक्ति संगत प्रतीत होती है। धन्यवाद।